दोस्तों जय हिंद। कभी किसी ने कहा था कि कुछ नाम पत्थरों पर खुदे होते हैं, कुछ दिलों में और कुछ इतिहास की धूल में गुम हो जाते हैं। भारत की राजनीति में एक नाम है गांधी, लेकिन एक गांधी ऐसा भी था जो न सिर्फ सत्ता की परछाइयों में जिया बल्कि हर दीवार से टकराया, हर बंद दरवाजा खटखटाया और फिर भी इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। उस शख्स के ससुर थे जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। उसकी पत्नी थी इंदिरा गांधी, देश की पहली प्रधानमंत्री और अपने दौर की सबसे ताकतवर नेता। उसके बेटे राजीव गांधी ने देश संभाला। छोटे बेटे संजय ने इमरजेंसी और नसबंदी जैसे फैसलों से देश की रगें हिला दी। बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबी अध्यक्ष बनी। छोटी बहू मेनका केंद्र सरकार में मंत्री रही। पोता राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बना। पोती प्रियंका और संजय का बेटा वरुण गांधी संसद तक पहुंचे। लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसपे ये पूरा वंश चला, लेकिन आज उसका नाम भी कोई नहीं जानता। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये राष्ट्रीय गोल है कि उस इंसान पर लिखी गई एकमात्र किताब किसी भारतीय ने नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के लेखक बर्टिल फाल्क ने लिखी थी, फ्रोजन द फॉरगेटन गांधी। हाँ, वही फिरोज गांधी जिसका जिक्र तब उनके अपने परिवार में कभी नहीं हुआ। फिरोज गांधी कोई आम नाम नहीं था। वो सिर्फ इंदिरा गांधी के पति नहीं थे, ना ही नेहरू के दामाद वर थे। वो आज़ादी के मतवाले सिपाही थे। वो संविधान सभा के सदस्य थे। वो पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो सांसद थे जिन्होंने नेहरू सरकार तक को भ्रष्टाचार पर घेर दिया था। इतिहास में दर्ज है 1959 में जब पूरे देश में इंदिरा गांधी का डंका बज रहा था, तब वही फिरोज गांधी पहले इंसान थे जिन्होंने खुलकर कहा कि इंदिरा में तानाशाही के बीज हैं, और वही फिरोज थे जिन्होंने LIC घोटाले का भंडाफोड़ किया, जिस पर वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज उनकी याद बस एक उपेक्षित कब्रगाह तक सीमित हो चुकी है। ना सरकार उन्हें याद करती है, ना उनका परिवार। सोशल मीडिया पर उनके नाम पर झूठी बहस होती रहती है। कोई कहता है वो मुसलमान थे, कोई कहता है पारसी थे, कोई कहता है गांधी सरनेम महात्मा गांधी ने दिया। लेकिन सच क्या है? सच की शुरुआत होती है साल 1912 की एक गर्म सुबह से, जब बॉम्बे के एक साधारण पारसी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया फिरोज जहांगीर गांधी। पिता मरीन इंजीनियर थे, माँ एक गृहिणी थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें जल्दी ही इलाहाबाद ला दिया। यहीं से शुरुआत होती है उनकी कहानी की। नारे, आंदोलन, जेल और मोहब्बत की। इलाहाबाद की गलियों में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते सिर्फ 21 साल की उम्र में 3 बार जेल जा चुके थे। हर दिल में जगह बना लेने वाला उनका अंदाज था, बराबरती सोच थी, हंसमुख स्वभाव था। फिरोज गांधी ने देश से प्यार किया, मगर बदले में क्या मिला? इसी सवाल के जवाब की तलाश में हम आगे बढ़ेंगे। उस प्रेम कहानी की तरफ जो लंदन की सर्द हवाओं में शुरू हुई और इलाहाबाद के आनंद भवन में शादी में बदली। लेकिन इश्क अगर आसान होता तो फिरोज और इंदिरा की मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती, राजनीति नहीं बनती। इलाहाबाद की गलियों में आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते फिरोज को इंदिरा से मोहब्बत हो जाती है। और ये वो दौर था जब इंदिरा किसी आम लड़की का नाम नहीं था। वो नेहरू की बेटी थी, जवाहरलाल नेहरू, जिनका नाम ही सियासत की ऊंचाइयों का दूसरा नाम बन चुका था। इंदिरा अपने अंदर चुपचाप ज्वालामुखी जैसी लड़की थी, शांत दिखने वाली मगर अंदर तूफान लिए हुए। उनके दिल में फिरोज की जगह बन चुकी थी। और फिरोज जो खुले दिल से बात करते थे, जो जेल जाते हुए मुस्कुरा रहे थे, वो इंदिरा की सादगी और विद्रोह से मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन मोहब्बत जितनी गहरी थी उतना ही गहरा था उसके रास्तों में पड़े कांटों भरा मैदान। अब नेहरू इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वजह साफ थी, फिरोज गांधी पारसी थे और इंदिरा ब्राह्मण। नेहरू को डर था कि इस रिश्ते से राजनीतिक विवाद खड़े हो सकते हैं। गांधी सरनेम के बावजूद वो महात्मा गांधी से कोई रिश्ता नहीं रखते थे, और नेहरू को लगता था कि एक आम लड़का उनकी बेटी के लायक ही नहीं है। मगर फिरोज ने हार नहीं मानी। वो इंदिरा के पीछे पीछे लंदन तक पहुंच जाते हैं। इंदिरा वहां पढ़ाई कर रही थी और फिरोज उनका पीछा करते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं। वहीं टेम्स नदी के किनारे कोहरे में डूबी सड़कों पर दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती है। और फिर आया साल 1942। बापू का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। देश सड़कों पर था और उसी उथल पुथल के बीच एक ऐसा दिन आया जब नेहरू को हार माननी पड़ी। आनंद भवन जो आज भी इलाहाबाद में खड़ा है, उसकी चारदीवारी में एक बेहद साधारण समारोह में इंदिरा ने फिरोज से शादी कर ली। महात्मा गांधी ने विवाह का आशीर्वाद दिया और कहा कि अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और साथ रहना चाहते हैं तो हमें उन्हें साथ चलने देना चाहिए। इंदिरा ने फिरोज का सरनेम अपनाया, बन गई इंदिरा गांधी। हाँ, यही वो मोड़ था जहाँ से गांधी नाम की राजनीतिक गाथा शुरू होती है। लेकिन इस शादी के बाद की जिंदगी कोई परी कथा नहीं थी। ये वो सच्चाई थी जिसमें ससुर दामाद के बीच कुछ बातें शुरू हो जाती हैं और बातें टूट जाती, और पति पत्नी के बीच भी दूरियां बढ़ने लगती। फिरोज चाहते थे कि इंदिरा राजनीति से दूर रहे, एक सामान्य परिवार अपना चलाए, लेकिन इंदिरा की रगों में तो राजनीति का खून दौड़ ही रहा था। वो हर समय नेहरू के साथ रहती थी, PM हाउस में पिता की सहयोगी बनी हुई थी और धीरे धीरे
फिरोज अकेले पढ़ते चले गए। उन्होंने दिल्ली छोड़ दी, लखनऊ चले गए। वहाँ एक अखबार शुरू किया। उस अखबार का नाम था नेशनल हेराल्ड। ये अखबार हिंदी में था, नवजीवन के नाम से भी था। पत्रकारिता उनकी आत्मा थी और सच्चाई उनका धर्म था। लेकिन इंदिरा के साथ रिश्तों में अब दूरी बन रही थी। वो कहती थी कि पिता और पति दोनों की दुनिया अलग है और मैं दोनों के बीच में फंसी हुई हूँ। ये वही दौर था जब फिरोज को लगने लगा कि उन्हें सिर्फ इंदिरा से नहीं, इस पूरे सिस्टम से लड़ना, और उन्होंने वही किया। जिस वजह से उनका नाम इतिहास से मिटा दिया गया, वो सिर्फ इंदिरा के पति नहीं थे, वो एक ऐसा शेर था जो सत्ता की गुफा में दहाड़ता था और जिस दहाड़ से खुद प्रधानमंत्री का सिंहासन भी हिल जाता था। साल 1950 का दशक, भारत आजाद हो चुका था, नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे। इंदिरा पिता के साथ सत्ता की धुरी बन रही थी और फिरोज गांधी संसद में विपक्ष की गूंज बनते जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के ही सांसद थे फिरोज गांधी, लेकिन दिल में सच का सूरज लेकर चलते थे। उनका एक ही वचन था, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, चाहे वो अपने ही क्यों न हो। तब सरकार के भीतर एक बड़ा घोटाला सामने आने लगा था, LIC इंश्योरेंस स्कीम। LIC यानी कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, जिसे आम जनता अपनी मेहनत की कमाई सौंपती थी, और उस LIC में कुछ नेताओं और उद्योगपतियों की मिलीभगत से करोड़ों की हेराफेरी हो रही थी। देश सो रहा था, संसद भी चुप बैठी थी, पर फिरोज गांधी खड़े होते हैं। उन्होंने LIC घोटाले की परतें खोलने शुरू की। नाम लिया हरिदास मुंडेल का, उस उद्योगपति का जिसे LIC ने नियम तोड़कर भारी कर्ज दिया और वो पैसा डूब गया। फिरोज ने संसद में दहाड़ लगाई, ये पब्लिक का पैसा है, कोई राजनीतिक दहेज नहीं है, सरकार को जवाब देना होगा। पूरा सदन चुप था। नेहरू खुद हैरान थे, क्योंकि ये हमला बाहर से नहीं आया था, उनके ही घर के भीतर से आया था। सत्ता को जवाब देना पड़ा। नेहरू को मजबूरी में जांच बैठानी पड़ी और भारत की राजनीति में पहली बार एक सत्ताधारी पार्टी का सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक घोटाले का पर्दाफाश नहीं था, यह भारतीय लोकतंत्र की नींव पर खड़ा किया गया पहला जनहित का पत्थर था। पर इसकी कीमत फिरोज ने चुकाई। उनके ऊपर पार्टी के भीतर से आरोप लगने लगे, उन्हें अलग अलग किया गया, इंदिरा के साथ रिश्ते और बिगड़ने लगे। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, लेकिन कभी नहीं झुके। वो कहते थे कि नेहरू जी मेरे ससुर हैं, लेकिन जब संसद में बैठता हूँ तो मैं सिर्फ जनता का सेवक होता हूँ। और यही वो जज्बा था जिसकी वजह से आज़ाद भारत को पहली बार सत्ता के भीतर से आई सच्चाई की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन फिर उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। 1960 में दिल का दौरा पड़ा। फिरोज गांधी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें इंदिरा ने पंचगंगा घाट पर खुद मुखाग्नि दी, आखिरी बार चुपचाप, बिना कोई भाषण, बस आंखों में वही अधूरी लड़ाई जो वो पीछे छोड़ गए थे। आज ना कोई उनके नाम की सड़क है, ना कोई पुरस्कार। इन्हीं नेहरू गांधी परिवार के भीतर से निकला एक नाम जिसने सत्ता को आईना दिखाया, लेकिन खुद उस आईने में गुम हो गया। कुछ रिश्ते किताबों में दर्ज होते हैं, कुछ इतिहास के पन्नों में मिटा दिए जाते हैं, और कुछ बस दिल के किसी कोने में रह जाते हैं, बेआवाज लेकिन हमेशा धड़कते हुए। 1960 में जब फिरोज गांधी का निधन हुआ, तब इंदिरा गांधी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की बेटी नहीं थी, बल्कि वो राजनीति के अखाड़े की अगली दावेदार बन रही थी। लेकिन उस दिन पंचगंगा घाट पर जब इंदिरा ने अपने पति को मुखाग्नि दी, तब आंखों में आंसू कम थे और सवाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वही फिरोज थे जिन्होंने संसद में अपने ससुर की सरकार की नींव हिला दी थी, और ये वही इंदिरा थी जो चुपचाप अपने पिता और अपने पति के बीच फंसी हुई एक उलझी हुई आत्मा बनी थी। फिरोज के जाने के बाद इंदिरा की चाल तेज हो गई। वो पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी, और फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो कांग्रेस ने नेहरू की बेटी को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी। शुरुआत में सबने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा, लेकिन जल्द ही उन्होंने ऐसा शेरनी का रूप दिखाया कि संसद क्या, पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई। 1971 पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण। इंदिरा गांधी अब सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थी, वो बन चुकी थी लौह महिला। लेकिन इन सबके बीच एक चीज गायब थी, फिरोज गांधी का नाम। ना किसी भाषण में कोई जिक्र, ना किसी सरकारी कार्यक्रम में श्रद्धांजलि, ना किसी बायोग्राफी में कोई एक विस्तृत अध्याय। वो इंसान जिसने नेहरू की सत्ता को कटघरे में खड़ा किया, जिसने LIC घोटाले का भांडा फोड़ा, जो संसद में पहली बार सत्ता से सवाल पूछने वाला सांसद बना, वो इतिहास के सबसे चुप कोने में भेज दिया गया। आखिर क्यों? क्यों इंदिरा गांधी, जो हर विरोध को झुका देती थी, अपने ही पति की विरासत से इतना दूर रही? शायद क्योंकि फिरोज का नाम उन्हें उस अतीत की याद दिलाता था, जहां वो खुद अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी, जहां ना वो एक पत्नी थी, जहां ना वो एक बेटी थी, बल्कि दो शक्तियों के बीच एक मौन की दीवार बन चुकी थी। या शायद इसलिए क्योंकि भारतीय राजनीति एक ऐसी जगह है जहां सच बोलने वालों को याद ही नहीं किया जाता, बस भुला दिया जाता है।
और फिरोज गांधी वही सच थे। आज इंदिरा गांधी के नाम पर हजारों सड़कें, योजनाएं हैं, स्मारक हैं, लेकिन फिरोज गांधी सिर्फ एक एयरपोर्ट का नाम और इतिहास की हाशिए पर लिखी कुछ लाइनें। लेकिन असली बात यह है कि फिरोज हारे नहीं थे, वो सिस्टम के सामने झुके नहीं थे, वो उस मिट्टी में मिल गए थे जिससे लोकतंत्र की असली नींव बनी हुई थी। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो सवाल थे उस व्यवस्था से जहां सत्ता के पास जवाब ही नहीं होते हैं। फिरोज गांधी एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने चुपचाप हाशिए पर डाल दिया, जिसे राजनीति ने एक नेहरू की बेटी के पति तक सीमित कर दिया, लेकिन जिसे वक्त ने जनता की आवाज़ बना दिया। जब संसद में हर कोई नेहरू के आगे झुकता था, तब फिरोज गांधी खड़े होते थे, सीना तान के, बेखौफ बेपरवाह। LIC घोटाला हो या मद्रास वोट स्कैम, फिरोज वो पहला सांसद था जिसने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही नहीं हूँ, देश का पहरेदार हूँ। क्या आपने आज के दौर में किसी सांसद को अपनी ही पार्टी की सरकार पर उंगली उठाते हुए देखा है कभी? शायद नहीं। पूरा इतिहास खंगाल के देखेंगे तो ऐसा सांसद देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अब संसद सवालों से नहीं बल्कि तालियों और चाटुकारिता से चलती है। लेकिन एक बंदा था जो बिल्कुल अलग था इन चाटुकारिताओं से। वो ना हिंदू था, न मुसलमान था, न कांग्रेस का गुलाम था, न नेहरू का भक्त था। वो था तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी। लेकिन क्या आपने कभी किसी किताब में फिरोज गांधी की एक पूरी की पूरी बायोग्राफी देखी है? शायद नहीं देखी होगी। क्या किसी स्कूल में उनका नाम सिलेबस में पढ़ाया जाता है? नहीं, क्योंकि वो सत्ता की रजामंदी से नहीं, सच्चाई की जुबान से चला था, और यही बात उसे आज के राजनेताओं से अलग बनाती है। आज फिरोज गांधी का जो नाम है वो फिर से एक बार आना जरूरी है, क्योंकि आज भी देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार से सवाल करें बिना डरे, बिना बिके, बिना रुके, जो संसद में खड़े होकर कह सकें कि मैं सत्ता के खिलाफ खड़ा हूं। ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि मैं देश के साथ हूं। फिरोज गांधी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया, कोई मूर्ति नहीं बनवाई, कोई जाति नहीं जोड़ी अपने नाम के आगे, लेकिन फिर भी वो बन गया एक विचार जो जितना दबाया गया उतना ही मजबूती से दोबारा खड़ा हुआ। और ये देश तभी बचेगा जब सवाल पूछने वाले लोग बचे रहेंगे, जैसे फिरोज गांधी। वो वक्त था जब सियासत में विरोध करना गुनाह नहीं था। वो दौर था जब अपना आदमी भी सच कह दे तो सत्ता सहन कर लेती थी। लेकिन फिरोज गांधी का सच वो बहुत बड़ा था, क्योंकि वो सिर्फ नेहरू के दामाद ही नहीं थे, बल्कि नेहरू की नीतियों के आईना थे। संसद में खड़े होकर जब उन्होंने कहा कि देश का पैसा लूटा जा रहा है और हमारी सरकार और हम सब चुप हैं, तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नेहरू की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन फिरोज की आंखों में जवाब मांगने का हौसला था। उसे कोई नहीं दबा सकता था। वो जानते थे कि वो किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, किसके घर का हिस्सा है, फिर भी उसने परिवार और पार्टी से ऊपर जनता और ईमानदारी को रखा। आज कोई ऐसा करता है तो उसे गद्दार कह दिया जाता है, दल बदलू कह दिया जाता है, या फिर उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। लेकिन फिरोज ने अपनी आवाज़ को दबने ही नहीं दिया कभी, बल्कि जब भी उसे दबाया गया उसने उस आवाज़ को और बुलंद किया और अपनी उस आवाज़ को इतिहास में दर्ज करवा दिया। और इसलिए जब आज भी संसद में कोई बोलता है सरकार के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, देश के पक्ष में, तो वो चाहे अनजाने में ही सही फिरोज गांधी की राह पर चल रहा है। लेकिन यहाँ का सवाल ये उठता है कि क्या हम फिरोज गांधी को याद रखते हैं? क्या आज की पीढ़ी जानती है कि एक वक्त था जब एक आदमी अपनी ही सरकार के सामने सच की मसाल लेकर खड़ा हुआ था? ये बहुत सोचने के बाद आंसर यही आएगा कि नहीं, क्योंकि इतिहास ने उसे हटा दिया, राजनीति ने उसे भुला दिया, किताबों ने उसका नाम मिटा दिया। लेकिन वो नाम, जो नाम मिटा दिए जाते हैं, वो अक्सर सबक बनते हैं और सबक बनकर वापस लौट कर आते हैं। आज जब देश फिर एक बार सवालों से डरा हुआ है, जब संसद में सिर्फ एक तरफा आवाजें गूंज रही हैं, तब फिरोज गांधी की आग एक चिंगारी बनकर दिल में उठती है। एक ऐसी चिंगारी जो हमें बताती है
हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं। नेता वो नहीं होता जो तालियां बटोरता है, नेता हमेशा वो होता है जो सच्चाई के लिए अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार रहे। फिरोज गांधी ने बहुत कुछ खोया, सम्मान, परिवार, पहचान, लेकिन जो बचा वो अटल है और उसे कभी नहीं छुपाया जा सकता। ये अमर हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर इस देश में कोई संसद में सच बोलेगा तो समझ लेना कि फिरोज गांधी की आत्मा उसके अंदर है। फिरोज गांधी आज भी जिंदा है, क्योंकि विचार जो हैं वो कभी नहीं मरते, सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद।